मित्रों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमने पढ़ा था व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। तो चलिए अगर हम वर्णमाला की देखिए बात करते हैं, हम आपको बता दें कि हमारी जो क्लासेस चल रही हैं ध्यान एकेडमी बिरसिंहपुर की तरफ से चल रही हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस भी लॉकडाउन के बाद निरंतर चालू होंगी। अभी फिलहाल यूट्यूब पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। देखिए अगर हम वर्णमाला की बात करते हैं तो वर्णमाला कहते किसे है ना। तो पहले हम ये समझते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, है ना। तो मानव मुख से निकली हुई, है ना, छोटी से छोटी ध्वनि क्या कहलाती है, जिसे हम तोड़ नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते, वर्ण अक्षर कहलाती है। या यूं कहे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। इसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं, इसी ध्वनि को हम अक्षर कहते हैं, या इसी का लिखित वर्ण क्या होता है, लिखित स्वरूप वर्ण होता है। ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है, ठीक है ना, जिसे हम और तोड़ नहीं सकते, जिसे हम और विभाजित नहीं कर सकते, क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। और इसी का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ठीक। तो वर्ण के बाद चलिए आते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला की देखिए बात करते हैं तो वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। ठीक है ना। वर्णों का एक व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अब अगर वर्णमाला की देखिए बात करते हैं तो वर्णमाला के अंतर्गत हम 3 टाइप पढ़ेंगे। आता पहले आपका स्वर, फिर व्यंजन, फिर आपका आता है आयोगवाद। स्वर, व्यंजन, आयोगवाद। तो यहां पे अभी हम पढ़ रहे हैं स्वर। ठीक। स्वर किसे कहते हैं। अगर हम स्वर की देखिए बात करते हैं तो मानव मुख से निकली हुई वायु निर्बाध रूप से मानव मुख से निकली हुई वायु निर्बाध रूप से बाहर आ जाती है, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, है ना। जिनको उच्चारण करने में मानव मुख से वायु निर्बाध रूप से बाहर आ जाती है वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। स्वरों की अगर हम बात करते हैं तो स्वर हमारे होते हैं मात्रा के आधार पर स्वर, मात्रा के आधार पर। ठीक। फिर जीभ उठने के आधार पर, जीभ उठने के आधार पर। फिर बात करते हैं तो जीभ के भाग के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर। और बात करते हैं नाक मुंह के आधार पर, नाक मुंह के आधार पर। फिर बात करते हैं तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर। तो इतने टाइप से हम पढ़ेंगे। फिलहाल देखिए अगर हम स्वरों की बात करते हैं, स्वर हमारे हैं कुल कितने, तो स्वरों की संख्या मूल रूप से कितनी है, 11 है। अगर हम आयोगवाह को जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, स्वरों की संख्या हमारी 13 हो जाती है। लेकिन अगर स्वरों की संख्या पूछ रहा है तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, हमारी स्वरों की संख्या होती है 11। कितनी होती है, 11। मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, मात्रा के आधार पर 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें तो यहाँ पे छोटा आ, ई,
ई उ री ए आए ओ आओ आओ तक। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 11। लेकिन मात्रा के आधार पर बात करते हैं तो आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए आ को मात्रा के आधार पर नहीं रखते हैं। तो कितने हो जाते हैं मात्रा के आधार पर 10, और मूल रूप से आ को जोड़ देने से कितने हो जाते हैं 11 हो जाते हैं। ठीक, तो स्वरों की संख्या हमारी कितनी है 11 है, मात्रा के आधार पर 10 है। फिलहाल चलिए हम पढ़ते हैं मात्रा के आधार पर स्वर। तो मात्रा के आधार पर अगर हम स्वरों की बात करते हैं तो मात्रा के आधार पर हमारे 3 टाइप के स्वर होते हैं। कौन कौन से? तो मात्रा के आधार पर हमारे कितने स्वर होते हैं 3 स्वर होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दूसरे नंबर पे आता है हमारा दीर्घ, दीर्घ स्वर, तीसरे नंबर पे आता है हमारा प्लुत, और फिर आता है संयुक्त। ठीक, तो मात्रा के आधार पर कितने होते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, संयुक्त स्वर। ह्रस्व की देखिए अगर बात करते हैं तो ह्रस्व में हमारे क्या होता है कि इनमें वे स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री। इनकी संख्या कितनी होती है 4 होती है। फिर दीर्घ स्वर की देखिए बात करते हैं तो दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है या जिन्हें बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 7। आ ई उ, आ ई उ, ए आए ओ आओ। ये हो गए हमारे दीर्घ। ठीक, इसे हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर को हम बोल देते हैं लघु स्वर। ठीक, एक मात्रीय स्वर या मूल स्वर। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्रीय स्वर, मूल स्वर, इसे बोलते हैं ह्रस्व स्वर को। दीर्घ स्वर को बोलते हैं गुरु स्वर है, बड़ा स्वर। ठीक, प्लुत को बोलते हैं तो प्लुत की देखिए बात करते हैं तो इसमें कितना समय लगता है 3 मात्रा से अधिक का, 3 मात्रा से अधिक। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे कहीं पे अगर हम नाटक वगैरह देख रहे हैं, कुछ किसी के दुख हुआ सुख हुआ, अगर हम किसी को बुलाते हैं तो तेज आवाज से हम बुलाते हैं हे राम ओम, ऐसे जब उच्चारण करते हैं तो हमारी श्वास जो है जितनी देर तक ठहर जाती है उसके आधार पर कुछ स्वरों का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हो गया ओम, अरे, हे राम, तो ये हमारे प्लुत के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त की देखिए बात करते हैं तो वे स्वर जो 2 मूल स्वरों से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त के अंतर्गत 4 स्वर आते हैं। कौन कौन से आते हैं आपके? तो आपके आ जाते हैं इसके अंतर्गत ए ओ आओ। ये किससे बनता है? आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस उ बराबर ओ, ये हो गए। और अगर इसमें बात करते हैं तो आ प्लस ए बराबर आय होता है। ठीक है, इस प्रकार अगर हम यहाँ पे बात करते हैं देखिए तो ये हो गया हमारा संयुक्त स्वर। तो इसमें हमने पढ़ा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर की बात करते हैं तो ह्रस्व स्वर में 4 मात्राएं, 4 स्वर होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और क्या री, ऋषि। उसके बाद दीर्घ की बात करते हैं, इसमें 2 मात्राओं का समय लगता है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ। और इसमें होते हैं प्लुत स्वर में तो ओम हो गया, जैसे अरे हो गया, नाटक वगैरह दुख वगैरह में इसको व्यक्त किया जाता है, किसी को बुलाने वगैरह में, है ना। फिर संयुक्त स्वर की देखिए बात करते हैं तो संयुक्त स्वर के अंतर्गत आपके आ जाते हैं ए ऐ ओ आओ। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे आता है हमारा जीभ उठने के आधार पर स्वर। तो जिह्वा उठने के आधार पर अगर हम स्वरों की बात करते हैं तो जिह्वा उठने के आधार पर हमारे कौन से स्वर आ जाते हैं? ठीक है, तो जिह्वा उठने के आधार पर अगर हम स्वर की बात करते हैं तो आते हमारे समृत स्वर, समृत स्वर, अर्ध समृत, अर्ध समृत, फिर विव्रत, फिर अर्ध विव्रत। देखिए
अगर हम समृद्ध की बात करते हैं यहाँ पे, तो समृद्ध के अंतर्गत वे स्वर आते हैं जिनको बोलने में जीवा का भाग क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है, ठीक है ना। तो समृद्ध स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं समृद्ध में? ई उ ऊ, ई उ ऊ, ई उ ऊ। जिह्वा का भाग क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। अर्ध समृद्ध में क्या होता है, ऊपर से हल्का सा नीचे की तरफ होता है जिह्वा का भाग इनके उच्चारण में। तो इनकी क्या, जैसे ए ओ। विव्रत की बात करते हैं तो विव्रत में जिह्वा का भाग जो होता है नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, आ री। ये अर्ध विव्रत में नीचे से हल्का ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। इसमें क्या होते हैं, ए आ आओ, ए आओ, है ना, ए आओ। तो ये हो गए हमारा। इसमें देखिए समृद्ध में क्या होता है, जीवा का भाग हल्का ऊपर के, जीवा का भाग पूरा ऊपर की तरफ होता है समृद्ध में। और फिर इसमें अर्ध समृद्ध में क्या होता है, ऊपर से हल्का नीचे की ओर आता है। और विव्रत में क्या होता है, नीचे की ओर जीवा का भाग होता है। और अर्ध विव्रत में क्या होता है, नीचे से हल्का ऊपर की ओर होता है। समृद्ध में ई उ ऊ, अर्ध समृद्ध में ए ओ, और इसमें आ जाता है आरी ए आ, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि किसमें, समृद्ध के बाद इसमें आ जाते हैं जीव उठने के आधार पर हो गया हमारा। अब जीव उठने के आधार के बाद फिर हम पढ़ते हैं जीव के भाग के आधार पर। तो जीव के भाग के आधार पर स्वर देखिए, अगर हम बात करते हैं तो जीव के भाग के आधार पर स्वर, तो इसमें क्या होता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। वे स्वर जो जिह्वा के आगे के भाग से बोले जाते हैं या उच्चारित किए जाते हैं उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, ई ए री, ये हो गए आपके अग्र स्वर। मध्य स्वर की बात करते हैं तो वे स्वर जो जिह्वा के मध्य भाग से उच्चारित किए जाते हैं मध्य स्वर कहलाते हैं। कौन सा हो गया इसमें, आ, छोटा आ। पश्च स्वर की बात करते हैं तो वे स्वर जो जिह्वा के पीछे के हिस्से से बोले जाते हैं, पश्च भाग से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। उ ओ औ आ, उ ओ आओ आ, ये हो गए हमारे। तो इस प्रकार हमने पढ़ा जीव के भाग के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर में ई ए रे, पश्च स्वर में आ जाता है आपका कौन सा, मध्य स्वर में आ, पश्च स्वर में उ ओ आओ आ। अब हम पढ़ते हैं नाक और मुंह के आधार पर स्वर। देखिए नाक और मुंह के आधार पर स्वर पढ़ते हैं तो एक होता है आपका अनुनासिक, नासिक, दूसरा होता है निरानुनासिक, अनुनासिक, निरानुनासिक। नाक और मुंह के आधार पर अनुनासिक यानी ये होता है आपका कि इसमें नाक और मुंह दोनों होंगे, नाक और मुंह दोनों के माध्यम से जो उच्चारित किए जाएंगे स्वर उन्हें अनुनासिक कहेंगे, अनुनासिक कहेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए आ, इसमें चंद्रबिंदी रहेगी, बड़ा आ, इसमें भी ई ई, इस प्रकार से इसमें क्या है, चंद्रबिंदी का चिन्ह रहेगा। निरानुनासिक वे स्वर कहलाते हैं जो केवल मुख के माध्यम से बोले जाते हैं, जो केवल मुंह से उच्चारित किए जाते हैं तो निरानुनासिक कहलाते हैं। जैसे आ ई, तो ये आपके हो गए कैसे, निरानुनासिक। तो अनुनासिक यानी नाक और मुंह दोनों से, निरानुनासिक केवल मुंह के माध्यम से, ठीक है। तो इस प्रकार नाक और मुंह के। अब हम बात करते हैं स्वरों की, तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर। तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर अगर हम स्वरों की बात करते हैं तो एक होता है वृत्तमुखी, फिर अवृत्तमुखी, अवृत्त। तो वृत्तमुखी की अगर हम देखिए बात करते हैं तो वे स्वर जिन्हें उच्चारित करने में ओष्ठों की आकृति क्या हो जाती है,
गोल हो जाती है ना, तो वृत्तमुखी कहलाते हैं। जैसे उ ओ आओ, उ ओ आओ, इनको उच्चारित करने में आपके मुख की आकृति बिल्कुल गोल हो जाती है, ठीक है ना। अवृत्तमुखी मतलब बिना वृत्त के, इनको उच्चारित करने में मुख की आकृति कैसी होती है, गोल नहीं होती है। आ ई री ए है। इस प्रकार हम ओष्ठ की आकृति के आधार पर पढ़े। तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर कौन से होते हैं, वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी की बात करते हैं तो इनमें मुख का आकार बिल्कुल गोलाकार हो जाता है, अवृत्तमुखी की बात करते तो गोलाकार नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा स्वर। अगला जो टॉपिक होगा हमारा तो व्यंजन पर आधारित होगा। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। जैसे भी हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया